तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या पढ़े थे आप लोग कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? पौधों में नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। और कल जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? पौधों में रासायनिक समन्वय। हाँ, कि रासायनिक समन्वय का मतलब क्या कि पौधा में जो हार्मोन जो स्रावित होता है और उस हार्मोन का पौधा क्या क्या चीज में काम करता है, यही हम लोग पढ़े हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो भी क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से इसको समझिएगा। आज जो है आपका टॉपिक क्या है? कहता है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। क्या कहता है? जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या? आप लोग को हम बता चुके हैं कि नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है। नियंत्रण का मतलब क्या? कंट्रोल। और समन्वय का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल। यदि हम जब तक किसी भी चीज के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक वो हमारा कार्य संपूर्ण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आज जो जिसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या कि पौधों में, कि पौधा में जो हार्मोन जो स्रावित हुआ था उस हार्मोन में 5 प्रकार के हम लोग हार्मोन पढ़े हैं ना जी। तो उन पांचों का कार्य क्या था? अलग अलग था। कोई कोशिका विभाजन में भाग लेता था, कोई उसको लंबा करने में भाग लेता था, कोई अवांछित पदार्थ को मारने में भाग लेता था, कोई वृद्धि रोधक था, तो कोई फल को क्या करने में, पकाने में मदद करता था। हाँ, कोई पत्ता को क्या करता था? पर्णहरित रखने में मदद करता था। कोई क्या करता था? पत्ता को मुरझाने में काम करता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किए हैं बच्चों? डिस्कशन किए हैं। किसके लिए? पादप में जो हार्मोन स्रावित होता है उसके लिए। तो उसी प्रकार आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं में क्या? नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या कि जंतु जैसे हम लोग मनुष्य है ना, तो हमारे शरीर में भी क्या होता है? हार्मोन का स्रावित होता है। और कहां से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां से। कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथियां से। समझिएगा, कहता है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः कितने 2 प्रकार से होता है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा क्या है? रासायनिक। तो रासायनिक में वही हार्मोन की बात कर रहा है। और तंत्रिका तो हमारा शरीर ही क्या चीज से बना हुआ है? तंत्रिकाओं से मिलके बना है ना। हमारा जो शरीर है वो क्या चीज से मिलके बना हुआ? तंत्रिकाओं से। किससे? तंत्रिकाओं से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों की बारी बारी से क्या इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या है आपका? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए क्या कहता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। क्या कहता है आपको समझिए। कहता है कि जंतुओं के शरीर में, किसके शरीर में? जंतुओं के शरीर में। तो हम लोग भी, मानव भी क्या है? जंतु का ही रूप है। हाँ, तो हम लोगों में जंतु से, जैसे गाय भैंस से क्या हमारे में क्या भिन्नता है कि हम बातों को समझते हैं और समझ करके उस प्रकार का क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या गाय भैंस बात नहीं समझती है? वो भी तो हमारी बातों को समझती है। जब उसको भूख प्यास लगता है तो क्या वो हमें आवाज देती है। हाँ, जब फिर हम उसको दे देते हैं। और देखते होंगे कि जो व्यक्ति किसी गाय से ज्यादा उसको लगाव है और वह व्यक्ति जब गाय के नजदीक उसको देखता है, हाँ 2-4 दिन यदि उसे दूर है और उसको देखते ही क्या करने लगता है? वो आवाज देने लगती, नहीं देने लगती है। तो उसी तरह जंतु में भी है, यानी मानव में भी। हाँ, तो हम में और जंतु में क्या अंतर है? मानव भी क्या है? वो उसके में एक ही चीज का अंतर है कि वो आपको स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता है। वो भी बोलता है, लेकिन वो जो बोलता है ना उसका सांकेतिक बोल रहता है, नहीं रहता है। संकेत में आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या है? स्पष्ट रूप से किसी को कुछ बोलना रहता है तो क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अगला समझ जाता है कि हमको क्या कह रहा। लेकिन यदि गाय भैंस कुत्ता यदि आवाज दे रहा है, अब उसको जो समझने वाला वो तो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा? समझ पाएगा? गाय क्या कर रहा? आवाज दे रहा। अब तुमको उसके आवाज से क्या लेना देना? क्या समझ में आया? हो सकता है तुमको बुला रहा, हो सकता है उसको प्यास लगाओ, हो सकता है उसको भूख लगाओ, हो सकता है अपने बच्चे के लिए वो क्या देखता है ना कि जब बच्चा, गाय को बच्चा क्या किया जाए, बच्चा को दूर कर दिया जाता है तो गाय क्या करने लगती है? आवाज देने लगती है कि नहीं देने लगती है? तो उसका हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक रूप से क्या करते हैं? समझते हैं। यानी एक प्रकार का क्या वो इशारा कर रहा है।
वो क्या कर रहा है आपको इशारा, क्या चीज से कर रहा है, वो अपने आवाज से, क्या चीज से। लेकिन मनुष्य में क्या है कि वो तो इशारा करता ही है, अपने चेहरा के एक्सप्रेशन से भी इशारा करता है, आंख से करता है कि नहीं करता है, मुंह से करता है कि नहीं करता है। अब किसी को मुंह दूसना है तो मुंह से ही उसको क्या करते हैं, किसी को आंख से ऐसे करना है, जैसे तुम लोग को, हाँ तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते होंगे, यदि गुस्सा आते होंगे तुम उसके सामने जाता होगा तो पापा ऐसे करते होंगे, तो समझ जाना, तुम लोग समझ जाती होगी हाँ कि अभी पापा क्या है गुस्से में इशारा कर रहे हैं। तो इशारा से भी, बोल कर भी आपको समझाते हैं, हाँ डांट के भी समझाते हैं, चलो अभी भागो यहां से, बहुत हाँ कहीं से हम थक के आए हैं, होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से बोल कर भी समझाया जाता है, इशारा से भी समझाया जाता है। ये किसमें होता है, मानव में, जंतु में ऐसा बात नहीं होता है, समझिएगा। कहता कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के उत्तक पाया जाता है जिसे तंत्रीय क्या कहते हैं, तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। अब आप तो उत्तक, तो हमारा शरीर क्या है, उत्तक से ही बना है ना जी। हमारा शरीर क्या चीज से बना हुआ है, कोशिकाओं से। कोशिका निर्माण किसका करता है, उत्तक का। उत्तक किसका निर्माण करता है, अंग का। और अंग किसका निर्माण करता है, पूरा बॉडी का, शरीर का, है कि नहीं है। तो उसी में से कहता है कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। और ये तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो लाखों, हाँ करोड़ों कोशिकाओं से क्या है, मिलके बना। इसलिए तो हम लोग क्या है, बहु जटिल है। हम लोग क्या है, हमारा शरीर क्या है, बहुत जटिल कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कहता अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से, तंत्रिका क्या होता, उत्तक, फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और ये तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना, आंतरिक मतलब जो हमको बाहर से दिखाई नहीं देता, जैसे तुमको भूख लगा है, हाँ तो हमको क्या पता कि तुमको भूख लगा है, ये तो जिस व्यक्ति को भूख लगता है उससे ना पता रहता कि हमको भूख लगा है। आपको प्यास लगा है, तो जब आपको प्यास लगा हुआ तो आप हमको बोलिएगा, तभी तो हम आपको समझेंगे कि आपको प्यास लगा, तो हम एक गिलास पानी ला करके देंगे। लेकिन ये चीज क्या है, आंतरिक संवेदना है, ये दिखाई देता। प्यास किसी को लगता है तो वो दिखाई देता है क्या, हमारा शरीर का कट गया है, जो कटा हुआ भाग रहेगा तब ना दिखाई देगा। कहीं पे घाव हो गया है तो वो हमको बाहरी रूप से दिखाई देता है। लेकिन जो शरीर के अंदर होता है, जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वो तो आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है। वो चीज हमें क्या दिखाई देता है, तुमको अभी जैसे हमको किसी को मारने का मन है, कौन जानने के लिए इसमें से गया, कौन विद्यार्थी के सर हमको मारेंगे, है देख सकता है, नहीं देख सकता है। तो यही चीज है कि ये क्या है, आंतरिक है। तो यही कह रहा है कि जैसे आंतरिक संवेदना, जैसे क्या, भूख लगना, प्यास लगना, तृष्णा, हाँ गुस्सा, आंतरिक रोग के साथ साथ बाह्य संवेदना। अब बाह्य संवेदना में समझो, जैसे जो बाह्य संवेदना का मतलब क्या, जो बाहर से हमको दिखाई दे, जैसे खेलना, दौड़ना, ये सब लोग देखता है। कोई खेलता है, कोई दौड़ता है, तो उसको तो स्पष्ट रूप से देख रहा है ना कि अभी क्या ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। लेकिन उस बच्चा को प्यास लगा है, ये किसने देखा, ये कोई देख सकता है। दौड़ना, पीटना, कटना, अब कहीं पर आपका कट गया है हाथ, वो तो बाहर से ही दिखाई देगा ना, क्योंकि कटेगा तो क्या बन जाएगा, वहां पर घाव बन जाएगा। और घाव तो स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। जलना, यदि कोई व्यक्ति जल गया तो वो भी हमको क्या होता है, बाह्य रूप से दिखाई, उसका ये जो हमारा स्किन है वो क्या होता है, जला हुआ दिखाई देता है। फिर कहता कि रासायनिक, जैसे स्वाद, गंध, संकेत। अब स्वाद ले रहे हैं, ये तो किसी न किसी, जब खाद्य पदार्थ को खाएंगे तभी ना। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या, कि उसमें रासायनिक पदार्थ क्या है, उपस्थित है कि नहीं है ना, तभी तो स्वाद का पता चलता है। अब कहेगा कि सर कैसे, अरे भाई आम खाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो अम्ल क्या है आपका, रासायनिक पदार्थ है। मान के चलिए मिर्ची खाते हैं, कड़वा लगता है, क्या है उसमें, रासायनिक पदार्थ है। यही तो हम लोग अम्ल भस्म छाड़ पड़े हैं ना। नमक खाते हैं, कैसा पदार्थ है, लवणीय पदार्थ है, ये कैसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है कि नहीं है। तो वही कहता कि यहाँ पर रासायनिक का मतलब क्या है, कि जैसे स्वाद का पता चलना, गंध का, संकेत का, जैसे यांत्रिक या
विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करना आदि को क्या करता है, दर्शाता है। विद्युत धारा को ग्रहण करता है कि नहीं हमारा बॉडी? यदि विद्युत धारा को ग्रहण नहीं करता, यदि हम सुचालक नहीं होते तो क्या हमें करंट लगता कभी? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो इन सब क्रिया किसके है, ये सब किसमें दिखाई देता है, तंत्रिका तंत्र। समझिएगा, कहता है कि ये सब जो विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक संवेदना है, भूख प्यास, हाँ, उसके बाद आपको क्या है, भौतिक, हाँ, उसके बाद क्या आपका रासायनिक, यांत्रिक या विद्युत प्रभाव को ग्रहण करता है। हाँ, ये जो दर्शाता है, साथ ही साथ ये शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने, संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि यदि हमको अभी भूख लगा है तो भूख जो लगा है तो हम खाएंगे ना कि नहीं खाएंगे? तो अब उसमें हमारा क्या हाथ का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो अब हमारा तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, मस्तिष्क से क्या, किसको, हाथ को क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। हाँ, कि आप प्लेट उठाइए, कलछुल लीजिए, हाँ, कुकर लीजिए, कुकर में से चावल निकालिए, दाल निकालिए, सब्जी निकालिए, फिर उसको क्या कीजिए आप, हाँ, मिलाइए, फिर जाकर के क्या कीजिए, हाँ, मुंह में डालिए। अब तब मुंह में डालने के बाद क्या करेगा, हमारा मुंह में जो दांत है, हाँ, उसको क्या करेगा, खाना को चबाने का कार्य करेगा। फिर वह हमारे क्या शरीर में जो विभिन्न प्रकार का क्या है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, कौन सा, पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र में विभिन्न, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि पाचन तंत्र में विभिन्न अंग कार्य करता है। हाँ, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, हाँ, ये सब जितने भी है सारे क्या करते हैं, कार्य करके क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये कितने कार्यों को क्या करता है, निष्पादन करता है। यानी क्या कि हर कार्यों को करने के लिए आपको तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चाहे वो आपको आंतरिक संवेदना हो, हाँ, चाहे वो आंतरिक संवेदना को क्या पूरा करने के लिए हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो भौतिक, जैसे भौतिक हो, चाहे आपको विद्युत धारा का प्रवाह हो, यानी किसी भी प्रकार का आपको यदि होगा तो उसमें कौन भाग लेगा, तंत्रिका तंत्र ही भाग लेगा। किस लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए। अब कहता है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, समझिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब तंत्रिका तंत्र विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं ना, समझिए। कहता है कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का क्या होता है, नियंत्रण और अंगों का वातावरण में क्या कहता है, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब क्या, तालमेल। सामंजस्य का मतलब क्या, तालमेल, यानी उसके अनुसार कार्य करना स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अतः कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो काम क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय का। तो जिस तंत्रिका तंत्र से क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कहता है कि तंत्रिका तंत्र में देखिए क्या क्या है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। गणना का मतलब क्या, आकलन, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। कहता है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यानी ये जो आपका तंत्रिका तंत्र है ये किनसे मिलकर बना होता है, जिस प्रकार से हम लोग नेफ्रॉन पढ़े थे, हाँ, नेफ्रॉन से क्या बना रहता है, वृक्क, उसी तरह न्यूरॉन से बना होता क्या, तंत्रिका तंत्र। क्लियर है। कहता कि इसकी संरचना मानव शरीर में काफी जटिल होती है। कितना होता है, तो जिस प्रकार से 10 लाख वृक्क नलिकाएं मिलकर के क्या बना था, वृक्क का निर्माण हुआ था। समझिए, जिस प्रकार से 10 लाख नेफ्रॉन हाँ मिलकर के क्या बना था,
एक ब्रिक का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार यहां पर समझिए कहता है कि तंत्रिका तंत्र में कितना 100 बिलियन, विलियन की बात कर रहा है, मिलियन की बात नहीं कर रहा है, हाँ विलियन। 100 बिलियन में कितना, 100 बिलियन में कितना लाख, 100 बिलियन है ना रे, देखो बिलियन हुआ, मिलियन हुआ, हजार हुआ और सैकड़ा वाला हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, यानी कितना 1 खरब की बात कर रहा है। समझ लो कि हमारे शरीर में कितना क्या है, न्यूरॉन है। समझिए कहता है कि तंत्रिका तंत्र में 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, कहता जिसका 90% भाग मस्तिष्क में पाया, जिसका 90% भाग कहां पाया जाता है, क्योंकि जितना भी कार्य जो होता है ना बच्चों, वो कहां से होता है, मस्तिष्क से। जब तक आपको मस्तिष्क से किसी भी कार्य करने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि आपको क्या करने के लिए, समझाने के लिए, तभी हमारा मस्तिष्क ऑर्डर दे रहा है मुंह को, तब हमारे मुंह से क्या होता है, आवाज निकलती है और हम आपको क्या करते हैं, समझा पाते हैं। तो कहता है कि ये जो तंत्रिका कोशिका कौन सा कितना 100 बिलियन, उसका कितना प्रतिशत 90% कहां पाया जाता है, और इसका प्रमुख कार्य शरीर के ग्राही अंगों, ग्राही अंग मतलब क्या, जहां से संवेदना को ग्रहण किया जाता है, जैसे कान, कान से सुनते हैं ना, कोई बोला आपको तो आप लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और उसके अनुसार आप क्या करते हैं, कार्य को। ग्राही अंग की क्या हुआ आपका, ग्रहण कर, ग्राही का मतलब क्या, जो संवेदनाओं को, जो संवादों को क्या करता है, ग्रहण करता है, जो किसी के बातों को सुनने का कार्य करता है, तो कहता है ग्राही अंग, अंगों जैसे क्या, कान, नाक, जीव इत्यादि से सूचना लेकर तंत्रिका केंद्र तक क्या करता है, पहुंचाता, हाँ पहुंचाता है, क्या करता है, पहुंचाता है। इसके कई प्रमुख क्या है, अंग निम्न है। जीभ से स्वाद का पता चलता है ना जी, तो वो भी ग्रहण ही न किया कि आप जो भोजन ग्रहण किए तो उसमें किस प्रकार का क्या है, स्वाद है, ये भी तो ग्राही हुआ। नाक से सुगंध लेते हैं कि किस प्रकार का महक है, हाँ कहीं पर समोसा छना रहा है तो बस मन में तो जी में तुरंत पानी आ जाता होगा कि कब हमको 2 गो मिल जाए, है कि नहीं। कहीं पर रसगुल्ला बन रहा है, कहीं पर मीट बन रहा है, कहीं पर मछली बन रहा है, तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का, जिसको खाने का उसमें क्या है इंटरेस्ट है, वह व्यक्ति उस सुगंध को ही क्या होता है, सुन करके उसको मन में क्या होता है कि आज हम भी क्या करें, खाएं। देखते होंगे ना अगल बगल में जब भोज होता है, हाँ तो सुबह से ही बच्चा सब क्या रहता है, खुश रहता है सुगंध को देख देख के, मतलब देख देख के नहीं, मतलब सुन सुन के, हाँ कि भोज जहां पर भोज बनते रहता है वहां पर क्या होता है, सुगंध क्या होते रहता है, निकलते रहता है, और अगल बगल के क्षेत्रों में हवा के माध्यम से क्या हो जाता है, वो विसरित हो जाता है, यानी मिल जाता है, जिससे दूर तक के क्या होता है, सुगंध पहुंच जाता है, और लोगों को नाक के माध्यम से क्या होता है, हाँ मस्तिष्क तक उसका असर रहता है कि अच्छा वहां पर आज क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ भोज बन रहा है, चलेंगे आज रात को खाएंगे, निमंत्रण है तब, बिना निमंत्रण का मत खाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि उठा दे। हाँ कहता कि इसके जैसे समझेगा, कहता कि इसके कई प्रमुख अंग क्या है, निम्न है, जिसमें से जैसे साइटोन है, एक्सोन है, डेंड्राइट्स है, सिनेप्स है, मेडुलरी है, हाँ न्यूरोलेमा है इत्यादि, ये सब मिलकर किसका निर्माण करता है, न्यूरॉन का। और न्यूरॉन मिलकर के किसका निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र का। समझ में आ गया कि ये सब जितना भी रचना है, ये जो रचना मिलकर के किसका निर्माण करता है, न्यूरॉन का, और न्यूरॉन मिलकर के किसका काम करता है, तंत्रिका तंत्र का। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी रचना के बारे में, किसकी रचना के बारे में, न्यूरॉन की रचना के बारे में जानेंगे, और कहां पर साइटोन होता है, कहां पर एक्सोन होता है, कहां पर डेंड्राइट्स होता है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, भी पढ़ेंगे। समझिए,
तो पहला जैसे क्या है, साइटोन, क्या आपका साइटोन। कहते कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकाय, ताराकाय मतलब क्या है, तारा के रूप में, स्टार के रूप में। तो कुछ दिख रहा है कहां तारा है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग देखिए ना, ये इसी प्रकार का क्या है, ये वाला जो भाग है ना, ये किस रूप में है, तारा स्टार के रूप में है। समझिएगा। कहते कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार, ताराकार का मतलब क्या, स्टार शेप्ड। स्टार मतलब तो समझते ही है, तारा जिसको हम लोग, जो हमारे वायुमंडल में दिखाई देते रहता है। हाँ, शेप्ड मतलब क्या, आकार। तो तारा के आकार का, किसके आकार का, तारा के आकार का कोशिका काय। कोशिका काय का मतलब क्या, सेल बॉडी होता है। यानी ये आपका क्या है, ये जो रचना है ना, ये किस रूप में रहता है, तारा काय के रूप में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जो क्या है, साइटोन का भाग है, जो क्या है, कहते कि जिसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए ना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या आपका क्या आपका न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में केंद्रक कहते हैं, यही है ना, समझिएगा। तो ये आपका क्या है, यहां पर बीच में है कि नहीं है, और इसमें क्या कहता है, इसमें कोशिका द्रव्य। देखिए तो इसमें भरा हुआ है कि नहीं, भरा है ना जी। इसमें क्या रहता है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। कहता कि न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक निश्चल कणिकाएं, देखो छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा कण है कि नहीं है, ठीक है। फिगर में ये जो लाल रंग का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, निश्चल कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चल कणिकाएं। क्या कहते हैं, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। और इसमें संवेदना विद्युत आवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, निर्माण प्रवाह होता है। जो भी आवेग होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह न्यूरॉन के माध्यम से जाता है, वो किस रूप में जाता है, विद्युत आवेग। किसके रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। क्लियर है। तो समझ गए कि साइटोन कहां है। न्यूरॉन का रचना देख लीजिए, इस न्यूरॉन में साइटोन कहां है, ठीक है ना। न्यूरॉन में साइटोन कहां है, तो जो तारा के आकार का जो घिरा हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोन कहते हैं। और उसमें जो छोटा छोटा जो कण होता है, उसको क्या कहते हैं, निश्चल कणिकाएं कहते हैं। और जो बीच में एक गोल के आकार है, यहां पर जो नीला कलर का दिख रहा है ना जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा इसमें, अब दूसरा क्या है, एक्सॉन है। दूसरा क्या है, कहता कि कोशिका काय में सबसे लंबी तंतु। अब देखिए, सबसे लंबी तंतु यही कोशिका काय है ना, है ना जी, यही है ना। अभी हम ऐसे बताए थे ना, यही है सबसे लंबी तंतु, यही है ना, हाँ या नहीं, है ना। तंतु का मतलब क्या, डंठल के आकार का। तंतु का मतलब क्या, डंठल के आकार का, समझेगा। कहता है कि कोशिका काय में सबसे लंबी तंतु को एक्सॉन या तंत्रिका अक्ष कहते हैं। यानी ये जो यहां से चल करके, कहां से, कोशिका काय से जुड़ करके कहां तक, यहां तक जो नीचे आया है ना, ये आपका क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है आपका, एक्सॉन है। कोई दिक्कत है। क्लियर। देखिए फिगर में समझते रहिए, ये कौन सा पार्ट कहां पर उपस्थित है। तो केंद्र मतलब जो आपका कोशिका काय जो था, जो ताराकार के रूप में था, सॉरी ताराकार के रूप में था, यानी स्टार शेप के रूप में था, उससे जो नीचे की ओर जो निकला हुआ है, हाँ, तंतु का मतलब क्या है, टहनी के रूप में, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। यानी ये जो वाला भाग है ना ये बच्चों, ये क्या आपका एक्सॉन है। क्लियर है, समझिए।
कहता है इसका अंतिम सिरा कहां पर, यही है ना, है ना। शुरू कहां से होता है, कोशिका काय से, और कहां जाके होता है अंतिम, तो समझेगा। कहता कि इसका अंतिम सिरा संवेदनाओं को न्यूरॉन के दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने में क्या कार्य करती है। समझे क्या कहता है, कहता कि इसका जो अंतिम सिरा है, यहां पर क्या है, अंतिम सिरा है ना, अब यहां से क्या करेगा, अंतिम सिरा संवेदनाओं को न्यूरॉन के दूसरी कोशिकाओं तक, यानी क्या ये आगे और जुड़ा हुआ रहता है, कहता तक पहुंचाने का कार्य करती है। और एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है। देखिए शाखित का मतलब क्या, बटा हुआ है कि नहीं है, बटा हुआ है ना जी, विभाजित हो गया है ना, किसके तरह, जड़ के तरह। पौधा का तो एगो जड़ आता है, अब वहां से क्या होता है, बहुत सारे, क्या पौधा का शीर्ष क्या होता है, एक ही रहता है ना जी, शीर्ष स्तंभ एक ही होता है ना। अब वहां से जड़ क्या हो जाता है, बट जाता है। तो यहां भी क्या हो गया, बट गया। समझे, कहता स्वयं शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ है। देखिए गांठ के रूप में है, यहां पर गांठ के रूप में है ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्या आपका गांठ है ना, है कि नहीं है, यह है कि नहीं गांठ। तो कहता है कि एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठें जैसी रचना में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा, आगे ये नहीं बढ़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन गांठें या साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। यानी ये जो गांठ है इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक। किसको, इस गांठ को, इस गांठ को क्या कहते हैं हम लोग, साइनेप्टिक क्या गांठ कहते हैं ना, गांठ होता है ना। ये भी आपका क्या है, गांठ है, जिसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक गांठ कहते हैं। तो समझ रहे हैं कहां पर क्या है, ये आपका क्या है, ये वाला भाग कोशिका काय है, जिसमें क्या रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और कोशिका द्रव्य में छोटा छोटा जो कण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, निक्सल कणिकाएं पाई जाती है। और उसी में क्या होता है, एक केंद्रक भी पाया जाता है। तो कोशिका काय से कहां तक, सूत्र युग्मन गांठे तक। समझेगा, कोशिका काय से जो जुड़ा हुआ रहता है तंतु, उसी तंतु को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सॉन कहते हैं। और इसमें जो ये जो एक्सॉन बाद में क्या होता है, विभाजित होकर के किसमें समाप्त होता है, गांठ में। किसमें, गांठ में। उस गांठ को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक गांठ कहते हैं, या इंग्लिश में उसको नॉब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉब्स। चलिए आगे है डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, अब समझिए डेंड्राइट्स क्या है। तो देखिए क्या कहता है, कोशिका काय में छोटी बड़ी महीन शाखाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। यह संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य, देखिए यहां पर ये कोशिका काय है ना बच्चों, हाँ या नहीं, यही है ना। अब इसी में देखिए ये है ना, ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या आपका डेंड्राइट्स है, यानी किसके आकार का, जिस प्रकार से कोकड़ा का नहीं रहता है ना, कोकड़ा का पैर कैसे ऐसे फैला रहता है ना, ऐसे करके। तो उसी प्रकार के ये हमारे शरीर में होता है, जिसको हम लोग ये इस भाग को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि संवेदनाओं को क्या करना, ग्रहण करना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे, अब है सिनेप्स। अब क्या है, सिनेप्स। समझिएगा, कहते कि वैसा स्थान, समझिए फिगर को ही समझना कि सिनेप्स कहां है। फिगर याद रहेगा तो आपको हर चीज अपने मन से लिख सकते हैं। समझिएगा, कहते कि वैसा स्थान जहां पर एक्सॉन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर संबंध स्थापित करता है। समझिएगा, कहता है कि वैसा स्थान जहां एक्सॉन, जहां पर क्या, एक्सॉन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर संबंध स्थापित करता है। तो एक्सॉन कहां पर है, एक्सॉन किसको कहते हैं, कोशिका
क्या चीज है? अभी जस्ट पढ़ाए ना। एक्सॉन क्या है? तंतु है ना, समझेगा ये, यही ना है जी एक्सॉन। आप लोग कंफ्यूजन क्यों होते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं, समझिए पहले बताइए। यही ना एक्सॉन आपका। कहता कि वैसा स्थान जहां एक्सॉन न्यूरॉन के हिस्से डेंड्राइट से, समझेगा, ये जो आपका पार्ट जा रहा है, ये जा रहा है ना ऐसे करके, बट रहा है ना, हाँ कि नहीं, इस तरह से बट रहा है ना, तो समझिएगा। कहता कि वैसा स्थान जहां एक्सॉन न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संबंध स्थापित, तो यहीं पर ना, इस पार्ट पे ना ये जुड़ता है, समझिए, इसी पार्ट पे ना जुड़ता है, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। और कहता है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है? सर्किट बनाकर, सर्किट समझते हैं ना, सर्किट नहीं समझते? जरे भाई हमारा ये जैसे बिजली का एक सर्किट है ना, यहाँ पर ये जो हमारा बोर्ड है बिजली का, ये क्या है आपका? सर्किट है। जो यहां से सभी क्या रहते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं, नहीं रहते हैं, सभी को यहां पर ला करके क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उस पॉइंट को लाया यहां जोड़ दिया, इस पॉइंट को लाया यहां जोड़ दिया, इस ट्यूब का लाया यहां जोड़ दिया, बल्ब का लाया यहां जोड़ दिया, सबको जोड़े हुए है कि नहीं है? तो वही चीज यहां पर कहता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, क्योंकि हमारे शरीर में कितना न्यूरॉन है? 100 बिलियन। हमारे शरीर में कितना न्यूरॉन है? 100 बिलियन। उसमें से कहता है कि ये कहता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सर्किट बनाकर तंत्रिका आवेगों का संचालन करता है। कि आपने जो आवेग को क्या किया, प्राप्त किया है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या करेगा? जुटेगा और उसको क्या करेगा? स्थानांतरित करेगा, यानी आगे भेजने का काम करेगा। कहता ये एक जंक्शन का कार्य करता है। जंक्शन का मतलब क्या है? जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन क्या होता है, सभी तरफ से लोग आता है, वहां से ट्रेन में क्या होता है? सवार होता है, तब जाकर के पहुंचता है, नहीं जाता है, अपने अपने प्रस्थान स्थान पर जाता है कि नहीं, गंतव्य स्थान पर जाता है कि नहीं जाता। तो उसी तरह अब हमारा क्या है? मस्तिष्क कह रहा है कि खाने के लिए भी और जाने के लिए भी। जैसे हम लोग खाना भुजा खाते भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका पैर मस्तिष्क को क्या कर रहा है? सूचना दे रहा है कि हमको चलना भी है, और आपका मुंह सूचना दे रहा है क्या? कि हमको भुजा भी खाना है कि नहीं है? तो दोनों काम ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाना खाने समय में बात भी करते हैं कि नहीं करते हैं? टीवी भी देखते हैं कि नहीं देखते खाना खाने समय? तो फिर मान के चलो यदि एक ही न्यूरॉन होगा तब तो एक ही कार्य होगा। यहां तो 100 बिलियन है, तो सब अपना अपना आवेग किसको देता है? न्यूरॉन की सहायता से क्या करता है? भेजने का काम करता है। कहां पर? मस्तिष्क तक। तो कहीं ना कहीं तो जंक्शन पॉइंट होगा ना, जहां पर से सब पहुंचेगा, फिर वहां से क्या होगा? मस्तिष्क को जाएगा। नहीं, आपके घर में आया हुआ ट्रेन सबके घर में लोड कर करके लेके जाता है, उसके लिए हमें क्या करना रहता है? एक निश्चित स्थान पर पहुंचना रहता है। तो उसी तरह कहता है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सर्किट बनाकर तंत्रिका आवेगों का क्या करता है? संचालन करता है। यह एक क्या करता है? जंक्शन का कार्य करता है। तो ये भी हमारा जो सर्किट, ये बिजली का जो अभी बोर्ड देख रहे हैं आप लोग, ये भी एक प्रकार का क्या है? जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या? सभी जगह से तार उस स्थान पर आया हुआ है। कहता कि जंक्शन का कार्य करता है इस स्थान पर सूचना का क्या होता है? संचरण और प्रसंकरण दोनों होता है। कहता है कि सूचना का तो प्राप्ति भी होता है, और फिर उसके अनुसार क्या होता है? उसको भेजा भी जाता है। किसको? उस अंग को, जिस अंग से आपको क्या करना है? कार्य करना है। क्लियर है? आगे है मेडुलरी। आगे क्या आपका? कहता है एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार है। देखिए ये जो एक्सॉन है, ये हमारा, ये आपका क्या है? एक्सॉन है। इसके चारों तरफ ये देखिए, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है ना, ये सफेद चर्बीदार होता है। क्या होता है? यानी वसा का बना हुआ रहता है। चर्बीदार का मतलब क्या? वसा। हम लोग जो खाते हैं ना बच्चों, वसा खाते हैं ना, जितना भी तेलीय चीज है
सब में क्या होता है, पाया जाता है, वसा पाया जाता है। चाहे घी खाइए, तेल खाइए, बटर खाइए, छाली खाइए, इस सब में क्या होता है, वसा होता है। कहते कि श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। यानी ये जो पोर्शन है, ये जो है ना, ये आपका क्या है, मेडुलरी है। ये क्या आपका मेडुलरी है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर कहता कि रेनवियर के नोड, कहता कि वैसा स्थान जहां मेडुलरी नहीं पाया। तो देखिए थोड़ा सा समझिए यहां पर थोड़ा सा। अब देखिए यहां से इधर ऐसे पहुंचा, ये भी ऐसे पहुंचा, यहां से भी ये ऐसे पहुंचा, यहां पर ये ऐसे पहुंचा, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस बीच में गैप है गैप। उसी गैप को क्या कहते हैं हम लोग, रेनवियर का क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जहां पर दोनों मेडुलरी तो है लेकिन वहां पर उपस्थित नहीं है, यानी कुछ गैप है, उसी गैप को क्या कहते हैं हम लोग, रेनवियर का नोड कहते हैं। कहता पाया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, रेनवियर का नोड कहते हैं। क्लियर आ रहा है, चलिए आगे। फिर है इंटरनोड, क्या है, इंटरनोड। कहता है कि दो रेनवियर के नोड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। अब कहता है कि दो रेनवियर के नोड, यानी क्या कि इधर से आया है यहां पर बना होगा, इधर से गया होगा यहां पर बना होगा, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड का मतलब क्या, दोनों आपस में वहां क्या होता है, जुटता है। जैसे हमारा क्या है कि मान लीजिए कोहनी है, इधर से ये आया, इधर से ये आया, तो दोनों यहां पर जुटा है ना। हाँ, तो ये यहां पर क्या करता है, इंटरनोड का काम करता है। समझ रहे हैं ना, कि इधर से ये आया हुआ है, इधर से, इस बीच में तो स्थान होगा, तभी ना दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। जैसे हम लोग दो पाइप को जोड़ना है, दो पाइप को क्या करना रहता है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या रहता है, शाफ्ट रहता है ना, इतना बड़ा रहता है ना, जोड़ने के लिए रहता है ना। इधर से भी पाइप लाते हैं, इधर से भी पाइप लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, दोनों में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपस में दोनों को क्या रह जाता है, जोड़े हुए रहता है। या नहीं तो गर्म करके जोड़िए, पाइप को क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, एक दूसरे में घुसा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो, हाँ क्या रहता है, वो जाम हो जाता है, और जाम हो जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो पाइप सबको तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ तो हमारा क्या है, शरीर की भाग है। हाँ, इसमें कौन सा हम पाइप जाकर उसको गर्म करके जोड़ेंगे, वो तो जो भी बना हुआ किसके है, प्राकृतिक रूप से ही शरीर का क्या है, निर्माण हुआ। आप उसमें कुछ निर्माण कर सकते हैं अपने मन से, जाइए तो निर्माण कर दीजिएगा, होगा आपसे कुछ होगा, कुछ भी आप उसमें हमारे शरीर में निर्माण नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो जाए। कोई भी डॉक्टर हमारे शरीर में कोई वस्तु का निर्माण कर सकता है, केवल उसको ठीक करने का, ट्रांसप्लांट करने का, यानी अदला बदली करने का क्षमता, भगवान अभी उसको इतना शक्ति नहीं दिया है कि वह हमारे शरीर में नए चीजों का क्या कर सके, विकसित कर सके। तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। यानी दोनों नोड को, कौन सा दोनों नोड, रेनवियर के दोनों नोड जब आपस में क्या होता है, सटता है, वहां पर जुटता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर नोड कहते हैं। फिर कहता है न्यूरिलेमा, कहता माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। ये देखिए, ये जो अपना आपका जो ये क्या आपका, ये उजला बड़ा क्या आपका भाग क्या है, जिसको मेडुलरी भी कहते हैं या माइलिन शीथ कहिए, इसके ऊपर एक क्या होता है, पतली झिल्ली होता है। क्या होता है, पतली झिल्ली होता है। उसी झिल्ली को क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा कहते हैं। झिल्ली का मतलब क्या, मेम्ब्रेन। झिल्ली का मतलब क्या, मेम्ब्रेन को ही ना झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या, जैसे हमारे शरीर का मेम्ब्रेन क्या है, त्वचा। हमारे शरीर का क्या है मेम्ब्रेन, त्वचा। यानी त्वचा क्या करता है, आपके बाहरी अंदरूनी चीज को क्या किया हुआ है, ढके हुआ है, सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो वही चीज यहां कहता है कि माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ का मतलब क्या, माइलिन शीथ का मतलब क्या, मेडुलरी के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा के अंदर कोशिका द्रव्य में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। कहता है कि
कि ये जो आपका मेडुलरी है न्यूडिलेमा क्या है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर केंद्रक दिखाया गया है, ये आपका क्या है, केंद्रक दिखाया गया ना, ये आपका क्या है, केंद्रक है। कहता है कि केंद्रक पाया जाता है और ये चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की क्या होती है, बनी होती है। कौन सा, न्यूडिलेमा। तो ये तो चपटा, जब माइलिन शीत चपटा है, माइलिन शीत ऐसे है, तो ये भी क्या रहेगा, वैसे ही ना रहेगा, क्योंकि माइलिन शीत के ऊपर में ये झिल्ली है। तो जिस आकार का मान के चलिए माइलिन शीत है, उसी आकार का क्या होगा, ये भी होगा। अभी मान के चलिए यदि आप एक कटोरा लेते हैं और कटोरा किस रूप में है, अर्धगोला के रूप में। अब यदि उसको पन्नी से ढक दीजिए तो पन्नी भी किस रूप में होगा, अर्धगोला के ही रूप में होगा, ये दूसरा रूप हो जाएगा, बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो वही चीज कहता है कि जिस स्वरूप में कौन रहता है, माइलिन शीत, क्योंकि माइलिन शीत के ऊपर होता है न्यूडिलेमा, झिल्ली। ये एक प्रकार का क्या है, झिल्ली है, जो किसके ऊपर रहता है, माइलिन शीत के। तो जिस आकार का माइलिन शीत, उस आकार का क्या न्यूडिलेमा होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब है क्या, श्वान कोशिका। क्या है, श्वान कोशिका। कहता न्यूडिलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, श्वान कोशिका कहते हैं। कहता कि जो आपका कौन सा न्यूडिलेमा, यानी ये जो आपका क्या बाहरी परत जो होता है, हाँ, ये जो आपका बाहरी परत है वो क्या आती है, चपटी तथा क्या आती है, लंबवत होती है। लंबा है ना जी, बेलने के आकार का है ना, चपटी है, बेलन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, खड़ा है, लंबा होता है, और ये क्या होता है, इस प्रकार से चपटा होता है। तो वही कहा था कि न्यूडिलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं, श्वान कोशिका कहते हैं। यानी ये जो आपका यहाँ पर क्या है, आपका क्या है, श्वान क्या है, कोशिका है। अब है अगला क्या, तंत्रिका तंतु। कहता जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है, क्या होता है, कौन, ये एक्सॉन यही है ना, यही है ना। कहता कि जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है। यानी काफी ये लंबा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंतु कहलाएगा। तथा कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। ये था किसके बारे में बच्चों, न्यूरॉन के बारे में। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे, हाँ, इससे नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे कि कौन सा हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर और लाइक, साथ में क्या कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। जाइए।